लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम टॉपिक हम पढ़ रहे हैं और इस टॉपिक की ये लास्ट वीडियो है। लेसन नंबर 4 यूनिट 2 आज हम इसको कवर करेंगे। और इससे पहले पिछली 3 वीडियोस में हमने लैंग्वेज लर्निंग के बहुत डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स को टच करने की कोशिश की है। उसको लेकर के जो कुछ भी हमारा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से या प्रैक्टिकली बीइंग टीचर या बीइंग एन एजुकेशनिस्ट जो कुछ चीज़ें हमें ध्यान में रखनी चाहिए या जो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं उनको लेकर के हमने बात की है। तो अब चूंकि आखिरी वीडियो है और इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंसेप्ट एंड मीनिंग ऑफ लैंग्वेज स्किल्स। तो हम सभी जानते हैं पिछली वीडियो में हमने बात की है जब हम लैंग्वेज के नेचर की बात कर रहे थे तो उसमें हमने जाना कि लैंग्वेज जो है वो एक स्किल सब्जेक्ट है। ठीक है। और अगर ये एक स्किल सब्जेक्ट है तो अब हमें इस चीज़ को भी समझना पड़ेगा कि क्या इसके मायने हैं, कैसे ये स्किल सब्जेक्ट है, इसका कंसेप्ट क्या है पूरा का पूरा, कौन कौन से इसके कोर स्किल्स हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं देर आर 4 कोर स्किल्स ऑफ लैंग्वेज। तो उनको हम पढ़ेंगे, क्या नीड है, इम्पोर्टेंस है, और कौन कौन सी ऐसी अप्रोचेस हैं जिनसे लैंग्वेज डेवलप की जा सकती है, लैंग्वेज को लर्न किया जा सकता है या लैंग्वेज को टीच किया जा सकता है। ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं। or principles and maxims of language learning to be followed in the classroom teaching will also be discussed in this particular video itself. So let's continue the video. सबसे पहले बात करेंगे कंसेप्ट एंड मीनिंग ऑफ लैंग्वेज स्किल्स की। तो व्हाट आर लैंग्वेज स्किल्स? तो लैंग्वेज स्किल्स रेफर टू द एबिलिटी रिक्वायर्ड टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली इन अ लैंग्वेज। यानी ये वो योग्यताएं हैं, वो एबिलिटीज़ हैं जो एक लर्नर को रिक्वायर्ड हैं टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली इन अ लैंग्वेज। चाहे वो लैंग्वेज कोई भी हो, यहाँ किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज की बात नहीं की जा रही है, यहाँ बात की जा रही है सभी लैंग्वेजेस की, लैंग्वेज इन जनरल की बात की जा रही है। अब नेक्स्ट इसमें आता है कि दीज स्किल्स फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ लैंग्वेज लर्निंग, कॉम्प्रीहेंशन एंड एक्सप्रेशन। लैंग्वेज में ये तीनों चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है। चाहे हम लैंग्वेज के लर्निंग की बात करें, कम्प्रीहेंशन की बात करें या एक्सप्रेशन की बात करें, क्योंकि बेसिकली लैंग्वेज के जो मेन फंक्शंस हैं उनमें से एक जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो एक्सप्रेशन का फंक्शन है। लैंग्वेज इज एक्सप्रेसिव अक्सर हम कहते भी हैं। तो ये चीज़ हमें देखनी पड़ेगी कि जो स्किल्स हैं वो ही फाउंडेशंस होती हैं, वो ही नींव होती हैं, नींव का पत्थर होती हैं, आधार होती हैं किसका? लैंग्वेज को सीखने का, कंप्रीहेंशन और एक्सप्रेशन का। अब इसमें लैंग्वेज की स्किल्स कौन कौन सी हैं? व्हाट आर द 4 कोर स्किल्स दैट लैंग्वेज हैव? अब देखिए लैंग्वेज की स्किल्स को हम एक एक्रोनिम से डिनोट करते हैं मोस्टली, जिसे हम LSRW कहते हैं। और ये इसी क्रम में चलता है। सबसे बड़ी खासियत इसकी ये है कि ये क्रम डिस्टर्ब नहीं होता है। जब हम लैंग्वेज लर्निंग की बात करते हैं तो लैंग्वेज लर्निंग में सबसे पहले लिसनिंग होती है, फिर स्पीकिंग होती है, फिर रीडिंग होती है और लास्ट में जो है वो राइटिंग का कंसेप्ट जो है वो आता है। अब अगर हम बात करें लिसनिंग जो है तो वो एक रिसेप्टिव स्किल है, यानी ये ग्रहण करने वाली, ग्रहयात्मक जो कौशल है इसको हम कह सकते हैं। और ये एक एबिलिटी है डिकोड करने की, किसको? मीनिंग ऑफ एन ऑडियो स्ट्रिंग, यानी कि एक ध्वनि में जो संदेश हमारे पास आया है ना उसको डिकोड करने की एबिलिटी को ही लिसनिंग हम कहते हैं। अब इसमें क्या आता है? इसमें आता है अंडरस्टैंडिंग स्पोकन लैंग्वेज, जो बोली गई है ना भाषा उसको अंडरस्टैंड करना, समझना, डेवलप करना, कंप्रीहेंशन और प्रोनाउंसिएशन। ठीक है। प्रोनाउंसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार जब हम किसी चीज़ को गलत प्रोनाउंस कर देते हैं तो उसका मीनिंग ही बदल जाता है, उसका कंटेक्स्ट ही चेंज हो जाता है। सो लैंग्वेज इज वेरी मच डिपेंडेंट अपॉन प्रोनाउंसिएशन। अब इसमें दूसरी जो स्किल है, इंपॉर्टेंट स्किल, वो आती है हमारी स्पीकिंग स्किल, जो कि पहले वाली लिसनिंग स्किल की तरह रिसेप्टिव नहीं है बल्कि प्रोडक्टिव है। अब देखिए रिसेप्टिव का मतलब ये हुआ एक ऐसा कौशल जिससे हम कुछ ग्रहण कर पाए। हमारे आसपास जो भी है, चाहे वो कोई विचार है हमने ग्रहण करना है, हमने कोई भाव समझना है किसी का, हम कैसे समझेंगे? हम उसको सुन के ही समझेंगे। मान लीजिए किसी के मन में हमारे प्रति कैसा भाव है, जब वो बोलेगा हम उसको सुनेंगे तो हमें पता चलेगा हमने रिसीव किया। सिमिलरली अगर हमारे मन में कोई चीज़ है जो कि हम प्रेजेंट करना चाहते हैं तो वो स्पीकिंग के माध्यम से होगी। तो इसीलिए स्पीकिंग को एबिलिटी टू एनकोड थॉट्स एंड कंसेप्ट्स इनटू ओरल फॉर्म भी कहा जाता है। और इसीलिए ये प्रोडक्टिव स्किल है, क्योंकि इसमें हमने कुछ एनकोड करना है, कुछ प्रोड्यूस करना है, चाहे वो हमारे थॉट्स हों, हमारे एक्सप्रेशंस हों या हमारे बिलीव्स हों या फिर कंसेप्ट्स हों।
अब इसमें क्या आता है, देखिए ये मैं फिर से वही बात कर रहा हूँ कि एक्सप्रेसिंग थॉट्स थ्रू स्पीच ही स्पीकिंग स्किल है। इसके साथ साथ इसमें क्या रिक्वायर होता है, वोकेबलरी, फ्लुएंसी एंड ग्रामर। ये तीन चीज़ें जो हैं, ये तीन बेसिक ट्राइंगल बनाते हैं जो कि अल्टीमेटली हमें स्पीकिंग स्किल की तरफ लीड करते हैं। अगली जो स्किल है, थर्ड स्किल, दैट इज रीडिंग, और ये फिर से एक रिसेप्टिव स्किल है। अब आप मान लीजिए अभी इस पर्टिकुलर वीडियो को देखने के साथ साथ सुनने के साथ साथ क्या है, पढ़ भी रहे हैं, है ना। अब जैसे यहाँ पर जैसे ही कोई टेक्स्ट अपेयर हो रहा है, यू आर रीडिंग दैट टेक्स्ट, तो उसको जब आप रीड कर रहे हो तो आप कुछ रिसीव कर रहे हो। जैसे मैंने यहाँ पर एक टेक्स्ट आपके सामने आया कि रीडिंग स्किल क्या है, अंडरस्टैंडिंग रिटन टेक्स्ट, तो अब आपने इसको रिसीव कर लिया, तो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड रिसेप्टिव स्किल। ये एनहांस करती है वोकेबलरी, स्ट्रक्चर और कॉम्प्रिहेंशन को। जैसे स्पीकिंग के लिए, बोलने के लिए हमें ये चीज़ें चाहिए, वोकेबलरी, फ्लुएंसी और ग्रामर, तो ये चीज़ें आएंगी कैसे, ये रीड करने से जो है वो काफ़ी हद तक वोकेबलरी की समस्या सॉल्व होती है, स्ट्रक्चर की समस्या सॉल्व होती है, और कॉम्प्रीहेंशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है जब हम रीडिंग बहुत ज़्यादा करते हैं। तो कहते भी हैं कि रीडिंग मेक्स अ मैन परफेक्ट। इसके बाद राइटिंग की अगर हम बात करें तो ये अगेन प्रोडक्टिव स्किल है। आपने जो सुना, जो आपने पढ़ा, उसके आधार पर आपके मन में क्या विचार भाव, एक नया बिलीफ आपका जो कंस्ट्रक्ट हुआ, एक नया जो आपका पूरा का पूरा चैनल बना, उसको जब आप प्रोड्यूस करना चाहेंगे तो वो राइटिंग स्किल में होगा, उसको राइटिंग स्किल कहेंगे। जैसे एक्सप्रेसिंग आइडियाज थ्रू रिटन फॉर्म्स एंड इट इन्वॉल्व्स ग्रामर, कोहेरेंस एंड क्रिएटिविटी। ग्रामर तो हम सभी जानते हैं, ग्रामर वह शास्त्र है ना, अ बुक विच टेल्स अस दैट हाउ अ लैंग्वेज इज रिटन, स्पोकन एंड अंडरस्टूड। ओके, तो ग्रामर क्या है, बेसिकली एक ऐसा शास्त्र है जिससे किसी भी भाषा के कौशलों में पारंगत हुआ जा सकता है, लैंग्वेज स्किल्स में जो है वो प्रोफिशिएंट हुआ जा सकता है। उसके साथ साथ कोहेरेंस की अगर हम बात करते हैं, यानी कोई रिलेशन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम जब लैंग्वेज में कुछ बोल रहे हैं और मेरा पहला वाक्य मेरे दूसरे वाक्य से यदि कोहेरेंस नहीं है उसमें, यदि उसमें आपस में कोई एक कनेक्शन नहीं है, तालमेल नहीं है, तो इट मीन्स कि हमारी जो राइटिंग स्किल है वो कहीं ना कहीं लैग कर रही है, वो कहीं ना कहीं क्या है, हमारी पीछे छूट रही है। और क्रिएटिविटी तो राइटिंग का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। हम सभी जानते हैं कि बड़ी सारी पोइम्स लिखी जाती हैं, फिक्शनल स्टोरीज लिखी जाती हैं, या फिक्शनल के अलावा रियल लाइफ बेस्ड स्टोरीज लिखी जाती हैं, पिक्चर्स की स्क्रिप्ट लिखी जाती है, तो सारा राइटिंग स्किल का पार्ट है। तो इसीलिए कहा गया है कि राइटिंग इज एबिलिटी टू एनकोड थॉट्स एंड कॉन्सेप्ट्स इनटू रिटन फॉर्म। चलिए आगे समझते हैं। और अब जो 4 कोर स्किल्स हैं ये लैंग्वेज की, इनमें अगर हम और देखें आगे तो ये इंटर रिलेशन क्या है इन स्किल्स में, वो दी स्किल्स आर इंटरडिपेंडेंट, ये एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। यदि आपकी लिसनिंग अच्छी है तो उससे आपको फायदा मिलेगा कहाँ, राइटिंग में, क्योंकि आपने अच्छे से सुना, अब आप लिख अच्छे से सकते हो, ठीक है। इसी तरीके से यदि आपकी स्पीकिंग स्किल अच्छी है तो आप क्या कर सकते हो, आप रीड अच्छे से करोगे। तो ये सारी चीज़ें क्या है, एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं, लिंक करती हैं एक दूसरे को। और ये जैसे लिसनिंग मैंने कहा कि स्पीकिंग को इम्प्रूव करती है, और रीडिंग जो है वो राइटिंग को इम्प्रूव करती है। ये सारी के सारी जो स्किल्स हैं ये डेवलप करती हैं क्या, कम्युनिकेशन कॉम्पिटेंस, यानी संप्रेषण की जो योग्यता है, संप्रेषण की जो हम ये कह सकते हैं कि कैपेबिलिटी है, या उसकी जो प्रोफिशिएंसी है, निपुणता है, उसको विकसित करती है। अब इंटीग्रेटेड स्किल डेवलपमेंट की हम बात करते हैं, तो इसमें देखिए 5 स्ट्रेटजीज यहाँ पर दी गई हैं। जैसे इमर्सिव लैंग्वेज लर्निंग है, उसके बाद है सिस्टमेटिक एंड कंसिस्टेंट प्रैक्टिस है। आप लैंग्वेज को कितना ही इमर्सिवली उसको लर्न कर लें, लेकिन अगर आपकी सिस्टमेटिक और कंसिस्टेंट प्रैक्टिस नहीं है तो कहीं ना कहीं आपका पहला जो लर्निंग है वो वेस्ट भी जा सकती है। इसके बाद ऑथेंटिक मटेरियल होना चाहिए, और वो मटेरियल कैसा होगा, रियल वर्ल्ड कंटेक्स्ट से जुड़ा हुआ होना चाहिए। एंगेजमेंट विद नेटिव स्पीकर्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। यदि आपको मौका मिलता है जिस भाषा को आप सीख रहे हैं उस भाषा के नेटिव स्पीकर से बात करने का, चाहे वो वर्चुअली हो या फिर वो फिजिकली हो, ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत लाभदायक सिद्ध होता है, ऐसा रिसर्चेस में भी प्रूव हुआ है। और यूटिलाइजेशन ऑफ स्पेशलाइज्ड रिसोर्सेज, बहुत से रिसोर्सेज जैसे मैंने अभी बात किया कि हो सकता है कि आप नेटिव स्पीकर से बात करने के लिए यू कांट अफोर्ड टू विजिट अब्रॉड और कंट्री लाइक यूके, but still you can have the exposure of interacting with native speakers by using so many resources। ठीक है, तो ये हमारे पास साधन है और हमें उन रिसोर्सेज को यूटिलाइज करना चाहिए।
अब देखिए मॉडर्न लैंग्वेज टीचिंग जो है वो फोकस करती है इन सभी स्किल्स को इंटीग्रेट करके सिखाने पे। ये नहीं है कि लिसनिंग को अलग सिखाया जाएगा, स्पीकिंग को अलग सिखाया जाएगा, रीडिंग को अलग और राइटिंग को अलग, नहीं, सभी क्योंकि एक दूसरे से जुड़े हैं इसलिए इनको सिखाने का प्रोसेस भी एक दूसरे के साथ जोड़ करके किया जाता है और एनकरेज किया जाता है, बढ़ावा दिया जाता है रियल लाइफ यूजेज को, फ्लुएंसी को और एक्यूरेसी को। अभी वर्तमान समय में अगर हम प्राथमिक शिक्षा की बात करें तो प्राथमिक शिक्षा में निपुण भारत अभियान करके एक फ्लैगशिप प्रोग्राम जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा चलाया जा रहा है। वो बेसिकली है क्या, वो न्यूमरेसी और लिटरेसी में प्रोफिशिएंसी को लेकर के ही काम कर रहा है, फ्लुएंसी को लेकर के काम कर रहा है, एक्यूरेसी को लेके काम कर रहा है। तो बेसिकली आज के समय में मॉडर्न टाइम में जो है 21st सेंचुरी में इन्हीं चीज़ों को जो है वो एनकरेज किया जा रहा है। अब इम्पोर्टेंस की बात कर लेते हैं कि इन लैंग्वेज स्किल्स की क्या इंपॉर्टेंस है, तो बताने की ज़रूरत है नहीं है। एक बच्चा है वो सिर्फ मतलब ऐसा है ना कि अगर वो भाषा नहीं सीखेगा तो वो खेल भी नहीं सीख पाएगा, वो एक दूसरे से कम्युनिकेट भी नहीं कर पाएगा, बात नहीं कर पाएगा, पढ़ नहीं पाएगा, लिख नहीं पाएगा और सीख नहीं पाएगा। जब वो पढ़ लिख और सीख नहीं पाएगा तो वो कहीं ना कहीं आगे भी बढ़ नहीं पाएगा, वो ग्रो नहीं कर पाएगा। तो लैंग्वेज इन सब के लिए इम्पॉर्टेंट है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन की बात कर लें क्योंकि वो एसेंशियल है फॉर एक्सप्रेसिंग आइडियाज क्लियरली इन स्पीच एंड राइटिंग। बिल्डिंग इट बिल्ड्स लैंग्वेज बिल्ड्स कॉन्फिडेंस इन पर्सनल एकेडमिक एंड प्रोफेशनल लाइफ। चाहे वो हम व्यक्तिगत जीवन की बात कर लें, चाहे हम उसकी जो शैक्षिक जीवन है उसकी बात कर लें, या हम उसके व्यावसायिक जीवन की बात कर लें, हर क्षेत्र में कम्युनिकेशन लीड्स इम्पॉर्टेंट रोल एंड एट द सेम टाइम लैंग्वेज जो है वो भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब देखिए एकेडमिक अचीवमेंट की हम बात करते हैं तो जो ये हमारी लैंग्वेज है ये एनहांस करती है कंप्रीहेंशन को, और जब आपके पास कंप्रीहेंशन की पावर होगी तो कहीं ना कहीं आप बेटर अंडरस्टैंड कर सकते हैं जो आपका एकेडमिक कोर्स कंटेंट है उसको, और उस पर आप क्रिटिकली थिंक कर सकते हैं और आपकी जो परफॉर्मेंस है वो अक्रॉस सब्जेक्ट जो है वो उससे इफेक्ट होती है और कहीं ना कहीं एनहांस होती है अगर आपकी जो इम्पोर्टेंस दी गई है आपके ड्यूरिंग अर्ली चाइल्डहुड या ड्यूरिंग लैंग्वेज लर्निंग पीरियड जो आपका रहा है उसमें अगर एनहांस एम्फेसिस किया गया है आपकी लैंग्वेज लर्निंग पे तो कहीं ना कहीं एनहांसमेंट आपको देखने को मिलेगी अपनी क्रिटिकल थिंकिंग में भी। अब ये जो हमारी लैंग्वेज लर्निंग है ये सपोर्ट करती है सक्सेस, ठीक है, सफलता को कहते हैं ना सफलता का साधन है, तो ये एक सफलता का साधन ही है। क्यों? क्योंकि ये आपको पढ़ने में, लिखने में, सुनने में और बोलने में न केवल मदद करेगी बल्कि इससे जुड़े हुए जितने भी असेसमेंट्स हैं, इससे जुड़े हुए जितने भी टेस्ट हैं, उन सब में भी बेटर परफॉर्मेंस इंश्योर करने में मदद करती है। अब इम्पोर्टेंस इसकी यहाँ पर ही ख़त्म नहीं होती है। जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, जो सोशल डेवलपमेंट है, जो फिजिकल डेवलपमेंट है, इमोशनल डेवलपमेंट है, ओवरऑल डेवलपमेंट की भी अगर मैं बात करूं तो उसमें लैंग्वेज का एक बहुत बड़ा रोल है। आने वाली स्लाइड्स में हम इसको बारे में और ज़्यादा पढ़ेंगे। देखिए ये बूस्ट करता है मेमोरी को, क्रिएटिविटी को, प्रॉब्लम सॉल्विंग को, इंटरपर्सनल स्किल्स को। तो कहीं ना कहीं जब इतना बूस्ट ये इन कोर स्किल्स को करता है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है लैंग्वेज। अगेन ये एनकरेज करता है एम्पैथी और सोशल अंडरस्टैंडिंग को। एम्पैथी क्या है? दूसरों के स्थान पर, ठीक है, खुद को रखकर उनके बारे में सोचना, दैट इज कॉल्ड एम्पैथी। ठीक है, तो एम्पैथी जो है वो तभी बिल्ड होगी जब हम दूसरे की लैंग्वेज को समझ पाएंगे। यदि हम किसी की लैंग्वेज को ही नहीं समझते हैं तो हम उसे कैसे समझ पाएंगे? और इसी तरीके से समाज को समझने में भी भाषा एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में हमें देखने को मिलती है। करियर की एडवांसमेंट की बात करते हैं। स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स आर वाइटल इन ऑल प्रोफेशनल्स skills. Then multilingual ability increases job opportunity एंड ग्लोबल मोबिलिटी। एक कैंडिडेट है उसको सिर्फ एक लैंग्वेज आती है, दूसरा कैंडिडेट है ही कैन कम्युनिकेट इन मल्टीपल लैंग्वेजेस। तो जो आपका एम्प्लॉई है, जो आपका एम्प्लॉयर है सॉरी, वो कौन से एम्प्लॉय को हायर करना पसंद करेगा? ऑब्वियसली उस एम्प्लॉय को हायर करेगा जो मल्टीपल लिंग्विस्टिक एबिलिटीज रखता है या मल्टीपल लैंग्वेजेस को स्पीक कर सकता है, फ्लुएंसी उसमें रखता है, समझ उनकी रखता है। अब नीड की बात कर लेते हैं, क्या क्या नीड है इन लैंग्वेज स्किल्स को डेवलप करने की। लाइफ लॉन्ग नीड्स की अगर हम बात करें लैंग्वेज और लिटरेसी स्किल्स में, तो देखिए ये कॉन्फिडेंस को बिल्ड करते हैं, सेल्फ एस्टीम को बिल्ड करते हैं, ये स्ट्रेंथन करते हैं हमारी ब्रेन की फंक्शनिंग को, क्योंकि ब्रेन कॉग्निटिव डेवलपमेंट है और कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे
पिछली वीडियोस में भी मैंने बताया है कि कैसे वाइगोत्स्की और जीन पियाजे ने अपने अपने विचार दिए हैं, और इसमें वाइगोत्स्की के जो विचार हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हम आने वाली स्लाइड में भी अभी मैं आपके सामने शेयर करूंगा, अगेन वंस अगेन शेयर करूंगा मैं। तो उसमें आप देख सकते हैं कि कैसे उन्होंने बताया कि थॉट और लर्निंग जो है वो पहले अलग अलग होते हैं, लेकिन आगे चलकर कैसे कि वो एक हो जाते हैं। ये एनकरेज करते हैं इंडिपेंडेंट लर्निंग को, इम्प्रूव करते हैं अटेंशन स्पैन को। देखिए, जिसका जितना ज़्यादा अटेंशन स्पैन होगा उसको उतना ही ज़्यादा नॉलेज गेन होगा, उतनी ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को वो ग्रैस्प कर सकता है और उतना ही बेटर परफॉर्म वो कर सकता है। ठीक है, ये एनहांस करता है कॉग्निटिव एबिलिटी को, एनरिच करता है कम्युनिकेशन स्किल्स को। इसके अलावा भी अगर हम बात करें तो अगर हम इंश्योर करना चाहते हैं होलिस्टिक कम्युनिकेशन, तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि ये इंडिविजुअल को एनेबल करती है लैंग्वेज डेवलपमेंट टू अंडरस्टैंड, एक्सप्रेस एंड आइडियाज केयरफुली। ये एसेंशियल है इंटरपर्सनल, एकेडमिक एंड प्रोफेशनल स्किल्स के लिए, जैसा कि पीछे भी बात की। ये सपोर्ट करता है एकेडमिक और कॉग्निटिव ग्रोथ को, ये एनहांस करता है कंप्रीहेंशन, एनालिटिकल एंड क्रिएटिविटी को। एनालिटिकल थिंकिंग क्या है? किसी भी समस्या को उसको समझने के लिए, उसको हल करने के लिए पहले उसको अलग अलग हिस्सों में तोड़ना, और फिर उसके हर एक हिस्से को अच्छे से समझ करके उस आधार से समस्या का हल करना ही एनालिटिकल थिंकिंग है। ठीक है, अब इसके साथ साथ क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिटिकल फॉर सक्सेस अक्रॉस ऑल सब्जेक्ट, नॉट जस्ट लैंग्वेज क्लासेस। तो ये जो एक हमारा सब्जेक्ट है जिसको अभी हम पढ़ रहे हैं, लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम, LAC, इसकी मेन हम ये कह सकते हैं कि इसको पढ़ाने के पीछे या इस सब्जेक्ट की एग्जिस्टेंस के पीछे कारण ही ये है कि ये इस चीज़ की एडवोकेसी करता है कि लैंग्वेज से सभी सब्जेक्ट सिखाए जा सकते हैं, नॉट ओनली लैंग्वेज इटसेल्फ। ठीक है, क्योंकि गणित में भी भाषा है और इसके साथ साथ सामाजिक विज्ञान में भी भाषा है, विज्ञान में भी भाषा है, हर जगह भाषा है। और हर जगह यदि भाषा को सिखाया जाएगा तो भाषा भी प्रबल होगी, और भाषा के माध्यम से बाकी विषय भी जो है वो समझने में आसानी होगी। कैरियर और एम्प्लॉयमेंटी को बूस्ट करता है, इसमें बताने वाला कुछ नहीं है। ग्लोबल वर्क फोर्स की अगर हम बात करें तो उस व्यक्ति को, उस पर्सन को मोस्ट वैल्यूड माना जाता है जिसकी ज़्यादा लैंग्वेज में कमांड होती है। इसके अलावा कुछ रीडिंग कंप्रीहेंशन स्किल्स हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, जिनकी वजह से हमें कह सकते हैं कि हम हमें लैंग्वेज स्किल्स को डेवलप करने की नीड महसूस होती है। देखिए, डी कोडिंग करनी है, किसी ने कुछ बोला है उसको समझना है, तो कैसे समझेंगे वो? जब लैंग्वेज स्किल्स डेवलप होंगी। फ्लुएंसी है तो फ्लुएंसी कैसे होगी? जब लैंग्वेज स्किल्स होंगी। इसके साथ साथ वोकेबलरी है, तो वोकेबलरी क्या है? बिकम फेमिलियर विद अ कलेक्शन ऑफ वर्ड्स। ये कब आएंगे? जब लैंग्वेज स्किल्स डेवलप होंगी। वर्किंग मेमोरी, टेक इन इंफॉर्मेशन फ्रॉम टेक्स्ट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। कोई टेक्स्ट है, उससे इंफॉर्मेशन को कैसे टेक इन करना है, तो ये कब आएगा? ये लैंग्वेज स्किल्स होंगी तभी आएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है लैंग्वेज स्किल्स, इसकी बहुत ज़्यादा नीड है, ज़रूरत है, क्योंकि ये सेंटेंस स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड करने में मदद करती है, सेंटेंस में क्या कोहेशन है उसको समझने में हेल्प करती है, और वर्ल्ड एक्सपीरियंस, पूरी दुनिया का अनुभव। ठीक है, जैसे कि पूरी दुनिया में क्या चला हुआ है, यदि ये अनुभव हमने लेना है तो लैंग्वेज स्किल्स इंपॉर्टेंट है। ये प्रमोट करती है सोशल कल्चरल इंटीग्रेशन को, हेल्प करती है रिलेशनशिप बिल्ड करने में। ठीक है, रिलेशनशिप बिल्ड होंगे तभी तो कल्चरल इंटीग्रेशन होगी। लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल डाइवर्सिटी जो है उसको जब आप अप्रिशिएट करेंगे या उसकी अप्रिसिएशन प्रोसेस को एनकरेज करेंगे, इसी से आपका सोशल और कल्चरल इंटीग्रेशन होगा। फैसिलिटीज फैसिलिटेट नेशनल एंड ग्लोबल पार्टिसिपेशन। तो नेशनल और ग्लोबल पार्टिसिपेशन जो है वो डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस से ही हम ये मानते हैं कि उसी से ही जो है वो ये एनकरेज होती हैं। और ये जो डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस हैं ये लैंग्वेज पर ही डिपेंडेंट है, क्योंकि पब्लिक डिस्कोर्स की बात कर लें या इंटरनेशनल डायलॉग की बात कर लें, लैंग्वेज प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। आप किसी पब्लिक रैली में जा रहे हैं, पब्लिक को कोई मैसेज आपने कन्वे करना है, लैंग्वेज इज़ द ओनली मीडियम। आप इंटरनेशनली कोई डिप्लोमेटिक स्ट्रेटजी आप तैयार कर रहे हैं, कैसे उसको कन्वे करेंगे? जैसे इंडिया ने रिसेंटली एक अपना डेलीगेशन जो है वो कंट्री वाइड ही नहीं बल्कि वर्ल्ड वाइड भेजा है। क्यों? कि भाई वो वर्ल्ड की डिफरेंट कंट्रीज में जा करके इंडिया का स्टैंड क्लियरली वहाँ पे रखेंगे। तो ये कुछ एक ज़रूरतें हैं जो लैंग्वेज स्किल्स को सीखने में उसके लिए जो है वो हमें प्रेरित करती है। अब कुछ नीड क्या है? देखिए, नीड इसकी अगर हम आगे बढ़ें तो बच्चे के साथ बात करके देखिए। अगर आपका छोटा बच्चा है ना, छोटे बच्चे में क्या ज़रूरत है? देखिए, अगर आपका बच्चा छोटा है, वो आप देखेंगे जब आप उससे बात करेंगे, भले ही वो कुछ बोल ना रहा हो, भले ही वो अभी 1 महीने से भी कम उसको समय इस धरती पर आए हुआ हो, लेकिन वो रिएक्शन देगा। आप कुछ बोलेंगे ना तो वो आपकी तरफ देखेगा।
वो जो एक बॉन्ड है, वो जो एक बॉन्ड है ना, वही कहीं न कहीं एक इनपुट देता है बच्चे को। वो जो लिसनिंग स्किल के डेवलप होने की शुरुआत है ना, वो वहीं से हो जाती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चे में इनपुट जाए, ठीक है? क्योंकि आप बाद में आउटपुट लेना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इनपुट जाए और बाद में आउटपुट आए, तो बच्चे से बात करनी पड़ेगी। बहुत ज़रूरी है लैंग्वेज। रीड करना है। अब भले ही छोटी छोटी उम्र में हमें ये लगे बच्चे के साथ कि इसके साथ रीड करके क्या फ़ायदा है, लेकिन ऐसा नहीं है। छोटी उम्र से ही बच्चे की, अगर आप उसके साथ बैठ कर कोई कहानी पढ़ते हैं, कोई पिक्चर बुक पढ़ते हैं, कोई स्टोरी बुक पढ़ते हैं, बोर्ड बुक पढ़ते हैं, बहुत इम्पैक्ट पड़ता है बच्चे का। बच्चे का जो रीडिंग के प्रति लगाव है, वो इसी उम्र से बनता है। इस उम्र में यदि आप बच्चे के साथ कोई बुक रीड नहीं करेंगे, बच्चे के साथ आप इंटरेक्ट नहीं करेंगे, तो ये ना तो उसकी स्पीच डेवलप होगी, ना लिसनिंग स्किल डेवलप होगी, और ना रीडिंग हैबिट डेवलप होगी। आपके बेबी की छोटी सी छोटी रिएक्शन पर, छोटे से छोटे एक्शन पर आपको रिस्पॉन्ड करना है। आपका बच्चा यदि बार बार किसी तस्वीर की तरफ उंगली से इशारा कर रहा है, तो आपको समझना पड़ेगा कि शायद मेरे बच्चे को ये पसंद है। या आपकी किसी शब्द पर वो रिस्पॉन्ड करता है, तो आपको रिस्पॉन्ड बैक करना है बच्चे को। इसके साथ साथ अगर हम आगे देखें, तो आपको न्यू वर्ड्स इंट्रोड्यूस करने हैं बच्चे के साथ टाइम टू टाइम। नॉम चॉम्स्की ने बड़े स्पष्ट शब्दों में ये कहा है कि इस उम्र में बच्चों में लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस जो है, वो सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है। और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, ये डिवाइस वीक होता जाता है, कमज़ोर होता जाता है। तो इस उम्र का फ़ायदा उठाना है, इस लैड का फ़ायदा उठाना है, ताकि बच्चे के जो जनरेटिव ग्रामर है और जो यूनिवर्सल ग्रामर है, दोनों ही कहीं न कहीं उसमें इंक्रीज़ हमें देखने को मिले। बच्चे के साथ म्यूज़िक को एन्जॉय करना है। ये कुछ स्ट्रैटेजीज़ हैं जो हमें ये बताती हैं कि कैसे बच्चे में जो है, वो ग्रोइंग किड में जो है, वो कैसे लैंग्वेज स्किल्स को डेवलप किया जा सकता है। तो अगर आप बच्चे के साथ म्यूजिक एंजॉय करेंगे, तो बच्चा कहीं ना कहीं आपसे कनेक्ट होगा। बच्चे का इस दुनिया में क्योंकि वो एक अंधकारमय अपने पास्ट से आया होता है। जब वो बच्चा मदर की कोख में होता है, तो बिल्कुल अंधेरा है। बाहर आया, वो रोशनी में आया, उजाले में आया है, तो वो कहीं ना कहीं अनसेफ महसूस करता है, इनसिक्योर फील करता है। लेकिन जब आप उसके साथ म्यूजिक एंजॉय करते हैं, उसको नए शब्द सिखाने का प्रयास करते हैं, तो वो आपके साथ ट्रस्ट बिल्ड होता है। और ये सबसे बड़ी साइकोलॉजिकल नीड है। अगर हम मैस्लो की जो नीड है, हायरार्की ऑफ नीड थ्योरी है, उसको भी देखें, तो विश्वास, सेफ्टी और ट्रस्ट जो है, वो बहुत ऊंचे दर्जे पर, या हम ये कह सकते हैं कि बिल्कुल बेसिक नीड उसमें मानी गई है। तो बेसिक ही सबसे बड़ी होती है। इसके बाद आगे देखिए, स्टोरीज की बात है, तो ये सारी चीज़ें, चाहे हम गीत की बात करें, संगीत की बात करें, कविता की बात करें, कहानी की बात करें, ये सब क्या है, बच्चे में लैंग्वेज स्किल्स को डेवलप करने में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब आप बच्चे के लीड को फॉलो कीजिए। जैसे मान लीजिए, यदि बच्चा बार बार आपके घर में आपके किसी विशेष सदस्य है ना, जैसे मान लीजिए दादा के पास जाने की बार बार जिद कर रहा है, या दादी के पास जाने की बार बार जिद कर रहा है, तो आप समझिए कि कहीं ना कहीं उसको वहां जाना अच्छा लग रहा है। क्यों? क्योंकि दादा दादी बच्चों से बात करते रहते हैं। दे कीप ऑन टॉकिंग विद किड्स despite of the fact that they are not able to respond them, but still grandparents are interacting uh, with the kids. तो ये जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इसको भी हमें ध्यान में रखना है कि हमें बच्चे के लीड को पहचानना है, और कभी बच्चे को क्रिटिसाइज नहीं करना है। चाइल्ड की आर्टिकुलेशन को कभी क्रिटिसिज्म नहीं करना है। उसका यदि बच्चा कोई शब्द बोलना चाह रहा है और वो गलत बोलता है, मिस प्रोनाउंस हो जाता है, तो उसमें हमारा काम ये नहीं है कि हम बच्चे को क्रिटिसाइज करें। हमें बच्चे को जिसको हम कहते हैं ना, कि बड़े ही एक लाइटर नोट पे बच्चे को समझाना है, बच्चे के साथ उसकी करेक्शन पे काम करना है। इसके बाद अगर हम यूज़ टीवी कंप्यूटर स्पेयरिंगली, यानी एक बड़ी इंपॉर्टेंट रिसर्च हुई है यूएस में, उसमें ये कहा गया है कि अगर छोटे बच्चे, बहुत छोटे बच्चे टीवी देखते हैं, तो उसका बड़ा साइड इफेक्ट हो सकता है उनके ऊपर। तो और वहाँ पर ये भी कहा गया है कि बड़े बच्चे भी, जो समझने वाले बच्चे हैं, स्कूल गोइंग किड्स, वो भी दिन में 2 घंटे से ज़्यादा टीवी का यूज़ ना करें तो बेहतर है। ये उनके लाइफ पे अच्छा असर डालेगा। तो देखिए, कोई इसमें कोई डाउट नहीं है कि टीवी से बच्चा या विजुअल एड से बच्चा
इस तरीके की लैंग्वेजेस ज़रूर सीखता है, लेकिन वो क्या देख रहा है? क्या वो क्वालिटी कंटेंट देख रहा है? क्या वो ऐसा कंटेंट तो नहीं देख रहा है जिससे कि वो बच्चा हाइपर सेंसिटिव होता जा रहा है, या वो बच्चा बहुत ज़्यादा गुस्सैल होता जा रहा है? तो हमें ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। तो ये कुछ एक हम ये कह सकते हैं कि पॉइंट्स हैं, ऐसे बिंदु हैं जो हमें बताते हैं कि क्यों लैंग्वेज जो है वो ज़रूरी है। इसके बाद कुछ करैक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे इन्फेंसी में, ये मैं पिछली वीडियो में भी डिस्कस कर चुका हूँ, बच्चा जो है वो डिटेक्ट कर सकता है वेरी सब्टल डिफरेंस बिटवीन इंग्लिश फोनेम। तो देखिए कितनी बड़ी बात है कि हम बोलते हैं छोटा है बच्चा, इसको कुछ समझ नहीं आ रहा है, लेकिन नहीं, इन्फेंसी से ही बच्चा ये सब कुछ समझना शुरू कर देता है। बैबलिंग में बच्चा जो है वो स्माइल कर रहा है केयर गिवर्स को देखकर, तो ये मतलब कहीं ना कहीं एक साइन है कि बच्चे की डेवलपमेंट हो रही है। और शुरू के 6 महीने की डेवलपमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, ये इसमें टोडलरहुड भी आ जाता है, 9 से 15 महीने का जो पीरियड है, ठीक है। इसमें कहीं ना कहीं पहला शब्द जो है बच्चे का वो हमें सुनने को मिलता है। इसके बाद वर्ड मीनिंग्स की अगर हम बात करें तो इसमें बच्चा ओवर जनरलाइजेशन कर देता है, ठीक है, ओवर जनरलाइज कर देता है। जैसे यदि एक अपने पिता को उसने देखा है तो हर पुरुष को देखने पर वो डैडी बोल देता है, पापा बोल देता है, ठीक है। तो ये एक ओवर जनरलाइजेशन का एग्जाम्पल था। इसके बाद एक और क्या करेक्टरिस्टिक्स है, जो प्री स्कूल ईयर है, 2 years ओल्ड का बच्चा जो है वो 2 word अटरेंस यानी ग्रामर इंट्रोड्यूस हो जाता है बच्चे का। फंक्शनल ग्रामर की बात कर रहे हैं यहाँ पर हम। और 18 से 24 महीने का बच्चा जो है वो लगभग 50 से 500 शब्द के शब्दकोश के साथ इस धरती पर घूम रहा होता है। सिमेंटिक रिलेशनशिप जो है, 2 word स्टेज जो है वो इससे भी जुड़ा हुआ है, यानी 2 word स्टेज है, यानी कि यहाँ पर बच्चे को सिमेंटिक की समझ आ गई है। सिमेंटिक मतलब बच्चा अर्थपूर्ण वाक्य छोटे छोटे 2 शब्दों के ही से ही बोलना शुरू कर रहा है, ठीक है। कोग्निटिव डेवलपमेंट यहाँ बच्चे की शुरू हो रही है, क्रिएटिविटी यहाँ बच्चे की शुरू हो रही है, और लेटर वर्ड लर्निंग की नींव यहाँ पर पड़ रही है। इसी को थोड़ा सा इन्फोग्राफिक में हम देखें स्टेजेस ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट की, स्पेशली जो हम बात कर रहे हैं कि शुरू के 6 महीने और उसके बाद की भी। तो देखिए क्राइंग की एज है 0 से 2 महीने, तो बच्चा मोस्टली क्राई करता है। कूइंग है, इसमें बच्चा 3 to 5 मंथ में रहता है, और पैरालिंग्विस्टिक स्टेज इसको कहा गया है। बैबलिंग है 6 to 8 मंथ। 1 word स्टेज है जिसको होलो होलोफ्रेजिटिक फेज भी कहा गया है। और एक जो 2 word स्टेज है इसको टेलीग्राफिक स्पीच की एज भी कहा जाता है। और इसके बाद बच्चा प्री स्कूल स्टेज में आता है, यानी कि स्कूल जाने से पहले की स्टेज। तो ये सारी स्टेजेस बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे के लैंग्वेज डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब इसमें देखिए मैंने आपसे पहले भी कहा था, प्याजे ने जो बच्चा स्वयं से बात करता है उसको ईगो सेंट्रिक स्पीच का नाम दिया, जिसे वो बिल्कुल भी यूजफुल नहीं मानते। फिर जब बहुत सारे बच्चे आपस में बात कर रहे होते हैं, कलेक्टिव मोनोलॉग उन्होंने इसको नाम दिया है। और बहुत से बच्चे जो है वो इस प्रोसेस से गुजरते हैं, हम सभी जानते हैं। और जब बच्चे बड़े भी हो जाते हैं ना, तब भी आपस में बात करते हैं लेटर स्टेजेस में, तो उसको जो है वो प्याजे ने सोशल स्पीच का नाम दिया है, ठीक है। और ये सोशल स्पीच जो है ये रिलेटिवली फिर भी इंपॉर्टेंट है या यूजफुल है एज कम्पेयर्ड टू ईगोसेंट्रिक स्पीच। इसके बाद वाइगोत्स्की की अगर हम बात करें तो वाइगोत्स्की हम सभी जानते हैं, इन एक ऐसे साइकोलॉजिस्ट हुए हैं जिन्होंने सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म पे बहुत सारा काम जो है वो किया है। और वाइगोत्स्की भी जो बच्चे स्वयं से बात करते हैं उसको एक अलग नाम से पुकारते हैं, लेकिन वो इसे इम्पोर्टेंट मानते हैं, यूजफुल मानते हैं। वो इसे प्राइवेट स्पीच बोलते हैं, ठीक है। और वो कहते हैं कि ये यूजफुल किस किस में है, रेगुलेट करने में, थॉट्स को, बिहेवियर को, और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। और यही जो हमारी प्राइवेट स्पीच है, ये जब बड़े होकर के कुछ लोगों को आदत होती है ना आपस में बात करने की, तो वो जो ये प्राइवेट स्पीच है ये उसी का ही लेटर जो है वो हम कह सकते हैं कि स्टेज है। और इसको इनर स्पीच का उन्होंने नाम दिया है। प्याजे बोलते हैं थॉट पहले आती है और उसके बाद लैंग्वेज डेवलप होती है, और इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है, दोनों एक दूसरे से बिल्कुल संबंधित नहीं है। एक एक धुरी पर है तो दूसरा दूसरी धुरी पर है। इसी तरीके से इसके विपरीत जो वाइगोत्स्की है वो बोलते हैं पहले लैंग्वेज आती है फिर थॉट आता है। जब बच्चा पैदा होता है तो दोनों अलग अलग होते हैं अपनी अपनी धुरी पे, लेकिन 1 साल की आयु तक लैंग्वेज और थॉट्स बिल्कुल क्लोज हो जाते हैं। और 2 साल की आयु में तो ये ओवरलैप करना शुरू कर देते हैं, और 3 साल में क्या है, ये बिल्कुल घुल मिल जाते हैं और इनको आइडेंटिफाई करना मुश्किल है लैंग्वेज और थॉट को। तो इसमें आप भी एक कहीं ना कहीं कनेक्ट कर पा रहे होंगे कि वाइगोत्स्की का जो व्यू है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ज़्यादा सही है एज कम्पेयर टू प्याजे। क्योंकि प्याजे ने जो है वो इसमें बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया है किसकी, थॉट की और लैंग्वेज की जो आपस में इंटर रिलेशन है उसको। लेकिन वहीं उसके विपरीत वाइगोत्स्की ने इसको बहुत अच्छी तरह से यहाँ पर एक्सप्लेन किया है।
और अब इसकी कुछ अप्रोचेज हम डिस्कस कर लेते हैं लैंग्वेज के डेवलपमेंट की। तो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें आती है कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग, जिसको हम बात करेंगे अभी। सबसे पहले स्ट्रक्चरल अप्रोच की बात करते हैं, जो ग्रामर रूल्स पे और सेंटेंस के स्ट्रक्चर पे और पैटर्न पे जो है वो फोकस करती है। ये एम्फेसाइज करती है ड्रिल्स, रेपिटेशन एंड एक्यूरेसी इन लैंग्वेज यूज को लेकर। यानी मान लीजिए हमने बच्चे को लैंग्वेज सिखानी है ना, तो हम एक स्ट्रक्चर दे देंगे बच्चे को। जैसे आई एम अ बॉय, ये एक स्ट्रक्चर है। अब इसमें बच्चा बहुत सारे वाक्य बना सकता है, जैसे आई एम अ गर्ल, आई एम अ मैन, आई एम अ वुमेन, ठीक है। इस तरीके से आई एम अ मदर, आई एम अ फादर, आई एम अ ब्रदर, आई एम अ सिस्टर, मतलब एक वर्ड चेंज करके एक पूरा का पूरा नया वाक्य आ जाता है। इस तरीके के बहुत से स्ट्रक्चर्स बच्चे को दिए जाते हैं। जैसे आई लाइक मैंगो, अब ये एक 3 वर्ड का एक स्ट्रक्चर है। अब इसमें आई और लाइक जो है वो सिमिलर रहेगा। मैंगो की जगह आप आगे जो मर्जी लिख दीजिए जो आपको पसंद है। आई लाइक के बाद आई डोंट लाइक का एक स्ट्रक्चर आप दे सकते हैं। तो ये एक बड़ी कह सकते हैं कि फेमस अप्रोच है। हालांकि पूरा का पूरा इस अप्रोच पर निर्भर नहीं रहा जा सकता है, लेकिन फिर भी ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और कहीं ना कहीं इस लैंग्वेज का यूज़ हर कोई टीचर या हर कोई जो है वो करता है, जो भी सिखाने में की इस प्रोसेस में काम कर रहा है। अब जिसकी मैं बात कर रहा था, कम्युनिकेटिव अप्रोच, CLT इसको कहा जाता है, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग। इसमें क्या है, ये एम करती है रियल लाइफ कम्युनिकेशन पे और लैंग्वेज यूज पे सोशल कंटेक्स्ट में। क्योंकि कम्युनिकेशन से ही लैंग्वेज आएगी, ऐसा ये मानती है। ये बोलती है कि जितना ज़्यादा रियल लाइफ में हम कम्युनिकेट करेंगे, जितना ज़्यादा सोशल कंटेक्स्ट में हम लैंग्वेज का यूज़ करेंगे, उतनी ज़्यादा वो हमें आएगी। ये फ्लुएंसी पे और इंटरेक्शन पे फोकस करती है, एक दूसरे के साथ आदान प्रदान हो विचारों का। और फंक्शनल लैंग्वेज स्किल्स की बात करती है, ग्रामर की बात नहीं करती। ये प्रैक्टिकल की बात करती है, थ्योरी की बात नहीं करती। देखिए इसमें एक इन्फोग्राफिक से भी समझते हैं, जो कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस है उसमें डिस्कोर्स कॉम्पिटेंसी, ग्रामेटिकल कॉम्पिटेंसी, सोशियो लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंसी और स्ट्रेटेजिक कॉम्पिटेंसी, इन तीनों को इस वेन डायग्राम से समझाया गया है। और आप देख सकते हैं कैसे ये एक दूसरे को जो है वो ओवरलैप कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं यही इस कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग अप्रोच का एक, हम कह सकते हैं कि जिस्ट भी है या सार भी हम इसको मान सकते हैं। अब इसमें कंस्ट्रक्टिव अप्रोच भी है एक। वो क्या बोलती है कि लैंग्वेज इज डेवलप्ड थ्रू एक्टिव लर्निंग एंड एक्सपीरियंस, एंड लैंग्वेज कंस्ट्रक्ट लर्नर्स कंस्ट्रक्ट मीनिंग थ्रू कोलैबोरेशन एंड डिस्कवरी। मतलब इसमें यही कहा गया है कि बच्चा एक्टिवली लर्न करेगा और अपने एक्सपीरियंस से सीखता जाएगा। जैसे जैसे मान लीजिए आज उसने एक चीज़ सीखी, कल दूसरी चीज़ सीखी, फिर उसको कोलैबोरेट किया। या आज एक एक बच्चे ने एक वाक्य सीखा, दूसरे ने 2 सीखा, इस तरीके से 50 बच्चे एक साथ 50 वाक्य सीख रहे हैं और एक दूसरे से कोलैबोरेट कर रहे हैं, आदान प्रदान कर रहे हैं। और फिर सभी बच्चे जो 50 वाक्य सीख जा रहे हैं। या कुछ बीच में इसके जिसमें डिस्कवरी भी है, यानी कुछ नए वाक्य भी बच्चा सीखता है जो दूसरों को बताता है, फिर दूसरे उसको सीखते हैं। तो ये कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच का मेन जिस्ट है। इसमें नेक्स्ट है इमर्सिव अप्रोच। और ये जो अप्रोच है ये नेचुरली लर्न करने पे फोकस करती है। ये बोलती है लैंग्वेज इज लर्नड नेचुरली बाय सराउंडिंग लर्नर्स विद इट। यानी किसी लैंग्वेज को सीखने का बेस्ट तरीका है कि जिनको वो आती है ना, उनके पास बीच में जाकर के बैठ जाओ, वो जो जो बोलेंगे आप नेचुरली उससे सीखते जाएंगे। जैसे मल्टीमीडिया एनवायरनमेंट और कंटेक्चुअल लर्निंग की इसमें बात की गई है। आप मान लीजिए टेलीविज़न की हमने पीछे बात की, वहाँ से बच्चे जो भाषा सीखते हैं वो कहीं ना कहीं इमर्सिव अप्रोच का ही एक माध्यम है। दूसरा है बाइलिंगुअल या मल्टीलिंगुअल। अब ये एनकरेज करता है लर्निंग इन मोर देन वन लैंग्वेज। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बच्चा एक ही भाषा सीख रहा है। इंग्लिश यदि सीख रहा है तो उसको जो है वो बाइलिंगुअली पढ़ाया जा रहा है, मतलब उसको बीच बीच में हिंदी का भी यूज़ किया जा रहा है, उसकी मदर टंग का भी यूज़ किया जा रहा है, तो वो मल्टीलिंगुअल हो गया। ये कोग्निटिव डेवलपमेंट में भी हेल्प करता है और प्रमोट करता है कल्चरल इंक्लूजन को। अब मान लीजिए हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं, यहाँ पर पहाड़ी भाषा बोली जाती है, पहाड़ी बोली बोली जाती है, ठीक है। अब अगर हम बच्चे को अंग्रेजी सिखा रहे हैं और कोई शब्द उसमें ऐसा आता है बीच में जो बच्चे को अंग्रेजी में अच्छे से समझ नहीं आ रहा है, तो हम उसको हिंदी में समझाते हैं। लेकिन कोई शब्द बीच में ऐसा आ जाता है जो हिंदी में भी समझ नहीं आ रहा है, हम उसे उसकी माँ बोली या आंचलिक बोली में सिखाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो बाइलिंगुअल या मल्टीलिंगुअल अप्रोच है, ये कल्चर को भी इंक्लूसिवली इन्वॉल्व कर रही है। इंक्लूसिविटी जो है वो कल्चर की इसमें हमें देखने को मिल रही है। और कोग्निटिव डेवलपमेंट भी इसमें बच्चे की हो रही है। और होल लैंग्वेज अप्रोच इसमें एक आती है। इसमें क्या है, ये इंटीग्रेट कर देते हैं रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग और लिसनिंग को एज एन इंटरकनेक्टेड एंटिटीज, जैसा कि शुरू में हमने देखा था। और ये एम्फेसाइज करती है लिटरेचर रिच एनवायरनमेंट एंड ऑथेंटिक टेक्स्ट। बच्चों को स्टोरी बुक्स दी जाएँ, पोइट्री की बुक्स दी जाएँ, पिक्चर बुक्स दी जाएँ, इस तरीके से बोर्ड बुक्स दी जाएँ, बिग बुक्स दी जाएँ, उनको लिटरेचर रिच एनवायरनमेंट दिया जाए, जिससे कि वो LSRW, ठीक है, इन स्किल्स को यूज़ करते हुए सीखेगी, बच्चा जो अब लैंग्वेज सीखेगा।
अब इसमें एक टीचर जैसा आप भी जब कभी टीचर के रूप में काम करते हैं तो आपकी भी अपनी कोई ना कोई अप्रोच होती होगी, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि कोई भी अप्रोच अपने आप में एक हम नहीं कह सकते कि सर्वश्रेष्ठ है। तो हमें कोई एक अपना ही तरीका लगाना पड़ता है। तो क्योंकि मुझे भी लगभग एक दशक के करीब करीब समय जो है वो एक शिक्षक के रूप में कार्य करते हुआ है, तो एक छोटी सी अप्रोच मैंने भी डेवलप की है, जिसको मैं पिछले लगभग एक दशक से अपने विद्यार्थियों के साथ जो है वो अप्लाई करता हूँ। तो ये मेरी अपनी अप्रोच है लैंग्वेज को डेवलप करने की बच्चों में, जिसको मैंने नाम दिया है स्पाइडर अप्रोच ऑफ लैंग्वेज टीचिंग। तो थोड़ा सा मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इसमें स्पाइडर जो है वो एक एक्रोनिम है जो स्टैंड करता है एस फॉर स्पोर्टिंग लर्निंग लैंग्वेज लर्निंग एनवायरनमेंट, जिसमें हम बच्चे को एक ऐसा एनवायरनमेंट देते हैं जिससे कि बच्चे को लैंग्वेज सीखने में मदद मिलती है। वो एनवायरनमेंट कैसे देते हैं, जैसे मैं टीचर हूँ तो मैं खुद बच्चे के साथ बात करता हूँ उस भाषा में जो बच्चे को सिखानी है। जैसे रिसेंटली इंग्लिश मीडियम इंट्रोड्यूस किया गया है हिमाचल प्रदेश में, स्पेशली हमारे स्कूल्स में, तो हम अब इंग्लिश में ही बात कर रहे हैं बच्चों के साथ जितना संभव हो पाता है। उसके बाद हम प्ले वे टीचिंग करते हैं बच्चों की, पी स्टैंड्स फॉर प्ले वे टीचिंग, क्योंकि कहते भी हैं कि ओनली मतलब सिर्फ बच्चा यदि खेलता ही रहेगा और कोई उसमें आनंद नहीं होगा, जॉय नहीं होगा, तो बच्चा भी बोर हो जाएगा। तो हमें बीच में थोड़ा सा खेल को भी इंटीग्रेट करना पड़ता है। फिर आईसीटी का यूजेज कैसे हम करते हैं, उसको इंटीग्रेट कैसे करते हैं, वो आई स्टैंड करता है। डी से जो ड्रिल एंड प्रैक्टिस, ठीक है। तो हर एक थ्योरी से, हर एक अप्रोच से कुछ ना कुछ लेकर के ये अप्रोच मैंने बनाने की कोशिश की है। और कोइंसिडेंटली एक ऐसा इसका नाम बना है, जैसे स्पाइडर अप्रोच, आप समझ रहे हैं कि चारों तरफ से बच्चे को ऐसा जैसे स्पाइडर ने अपना वेब बनाया होता है ना, एक ऐसा वेब बनाना है जिसमें बच्चे को लैंग्वेज हर एक मोड़ पर, हर एक कॉर्नर पे जो है लैंग्वेज सीखने में मदद हो। जिसमें इवेल्युएशन सबसे इंपॉर्टेंट है, ई स्टैंड्स फॉर इवेल्युएशन, जो टाइम टू टाइम होगा, कॉन्टिन्यूस होगा। और आर फॉर री, तो कहीं ना कहीं स्किनर का भी इसमें आपको रेफरेंस देखने को मिलेगा। और स्पॉन्टेनियस होना चाहिए री, ये नहीं कि आज बच्चे ने कोई अच्छा काम किया और हम उसको कल उसकी शाबाशी दे रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे ही बच्चे का कोई अच्छा काम है उसी समय उसको उसके लिए जो है वो अप्रिशिएट करने का नाम ही जो है वो री है, या स्पॉन्टेनियस री है। अब प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज लर्निंग की बात करते हैं, ठीक है। तो प्रिंसिपल्स किस टाइप की, कौन कौन से हो सकते हैं? कॉग्निटिव प्रिंसिपल्स हो सकते हैं, अफेक्टिव और लिंग्विस्टिक हो सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहला है फ्रॉम नॉन टू अननोन, यानी कि इसका अभिप्राय है कि जो बच्चे को पहले से आता है ना, पहले वो सिखाना है, फिर उसके बाद जो नहीं आता है वहां लेकर के जाना है, ठीक है। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है लैंग्वेज टीचिंग का। लैंग्वेज टीचिंग का नहीं है, ये हर चीज़ को, आपने कोई भी कंसेप्ट सिखाना है, मैथ, साइंस, हिंदी, इंग्लिश, कुछ भी आपने सिखाना है, आपको नॉन टू अननोन ही चलना पड़ेगा। सिंपल टू कम्प्लेक्स ही आपको चलना पड़ेगा। पहले सिंपल चीज़ सिखाई जाती है, जो बेसिक वोकेबलरी के वर्ड्स हैं। जैसे पहले हम बच्चे को क्या करते हैं, बहुत बड़ी बड़ी स्पेलिंग्स वाले वर्ड नहीं देते हैं, छोटे छोटे वर्ड्स देते हैं। और बच्चे को उसके बाद हम क्या करते हैं, फिर बड़ी स्पेलिंग्स की और फर्दर उसको जो प्रोसीड करने को कहते हैं। इसके बाद लिसनिंग टू स्पीकिंग, रीडिंग टू राइटिंग, यानी पहले एस, फिर आर, फिर LSRW, इस तरीके से हमें चलना है, क्योंकि यही नेचुरल वे है। फिर लर्निंग बाय डूइंग, ये नहीं है कि हम बच्चा सिर्फ बैठा हुआ है हाथ पे हाथ रख के और टीचर ही सारा पसीना बहाए जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्चे को भी अवसर मिले, बच्चा भी कुछ ना कुछ करे, वो पैसिव लिसनर नहीं होना चाहिए, ही मस्ट बी एन एक्टिव लर्नर। लैंग्वेज एज कम्युनिकेशन, तो जैसा कि बात पीछे भी की गई है, जो कम्युनिकेटिव अप्रोच है वो भी यही बोलती है कि भाई क्योंकि लैंग्वेज का काम ही कम्युनिकेशन है, तो इसको कम्युनिकेशन के तरीके से ही सिखाओ, कम्युनिकेशन के लिए ये बनी है, तो कम्युनिकेशन से ही इसको सिखाया जाए। इसमें मदर टंग की सपोर्ट ली जाए, वही बाइलिंगुअल और मल्टीलिंगुअल की बात फिर से आ गई, तो उन्हीं से प्रिंसिपल्स निकले हैं। अगर आप उनको ध्यान से समझेंगे तो प्रिंसिपल्स अपने आप बाय डिफॉल्ट निकलते जाते हैं। मैक्सिम्स की बात कर लेते हैं। मैक्सिम्स में आता है सबसे पहला मैक्सिम ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि हमें बच्चे को एंगेज यदि करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, रेलेवेंट कंटेंट, एज अप्रोप्रिएट कंटेंट, बच्चे के लर्निंग स्टाइल को ध्यान में रखकर, इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ध्यान में रखकर, उस लर्नर की मोटिवेशन, अटेंशन, उसकी फटीग, उसके फिजिकल जो और बोर्डम है, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ेगा। मैक्सिम्स ऑफ मोटिवेशन, मैक्सिम ऑफ मोटिवेशन क्या बोलता है कि हमें बच्चे को मोटिवेट रखना है सीखने के लिए। जैसे ही बच्चा डीमोटिवेट हुआ, इधर ब्रेक ले लो, या आप कोई एनर्जाइजर कर लो बीच में, या फिर आप उसको कुछ मोटिवेशन के लिए रिवॉर्ड दो, रीइंफोर्समेंट दो, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अब मोटिवेशन देखिए, मैंने जैसा कि कहा, कोई गोल है तो उस गोल को, मतलब सबसे पहले तो आइडिया है, स्पोर्ट है, परफॉर्मेंस है, ये मतलब तभी जा करके कहीं ना कहीं आपको सक्सेस मिलती है। तो ये मैक्सिमम ऑफ मोटिवेशन इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। देन प्रैक्टिस, कहते भी प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो रेगुलर और वेरिड प्रैक्टिस होनी चाहिए, ठीक है। ड्रिल एंड प्रैक्टिस, जिसकी मैंने पीछे अपनी स्पाइडर अप्रोच में भी बात की थी। इमिटेशन, और लर्नर जो देखेगा ना उसी को इमिटेट करेगा। जैसे मेरी
प्रोनाउंसिएशन में बहुत सी गलतियाँ हो सकती हैं, तो वो गलतियों में से कुछ गलतियाँ तो मेरे बच्चे में जाएंगी ही जाएंगी, एंड फॉर श्योर जाएंगी। तो सबसे पहले हमें इस फैक्ट को भी ध्यान में रखना है कि हमें जितना हो सके बच्चे के सामने एक मॉडल प्रोनाउंसिएशन प्रेजेंट करनी है। इसके बाद कंटेक्चुअलाइजेशन, लैंग्वेज जब सिखाते हैं ना उसको कंटेक्चुअलाइज करना बड़ा जरूरी है। जब तक लैंग्वेज कंटेक्चुअलाइज नहीं होगी उसका मीनिंग कोई नहीं है, ठीक है। तो हमें ये बड़ा ध्यान में रखना है। इसके बाद इंडिविजुअल डिफरेंसेस, जिसकी मैंने शुरू में बात की, बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो एज को लेकर हो, एबिलिटी को लेकर हो, बैकग्राउंड को लेकर हो, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस को लेकर के हो, एक्सेस टू रिसोर्सेज की हम बात कर लें, फैमिली का एजुकेशन लेवल की बात कर लें, बहुत से डिफरेंसेस हैं। इवन साइकोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं, यहाँ तक कि फिजिकल डिफरेंसेस हैं, कुछ जेनेटिक डिफरेंसेस हैं, एनवायरमेंटल डिफरेंसेस हैं। ये सारे के सारे डिफरेंसेस जो है वो ध्यान में रखकर ही लैंग्वेज लर्निंग के प्रोसेस को आगे बढ़ाया जा सकता है। और कुछ और मैगजीन्स और प्रिंसिपल्स हैं जनरल जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे हमें प्रोसीड करना है कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है। तो स्पेंसर, हर्बर्ट स्पेंसर ने बहुत अच्छी बात बोली है, आर लेसन्स शुड स्टार्ट फ्रॉम कंक्रीट एंड एंड इन एब्स्ट्रैक्ट। तो बहुत अच्छी बात जो है वो इन्होंने, हर्बर्ट स्पेंसर ने ये कही है। और इन जैसे इसमें इन्होंने एक बात दी है, कैट है, यदि आपने बच्चे को कैट का कंसेप्ट देना है, ठीक है। अब मैं मान लो इस पिक्चर को अभी यहाँ नहीं लेके आता हूँ, मैं कैट बोल रहा हूँ, आप एक छोटा बच्चा है जो फर्स्ट टाइम कैट सुन रहा है, उसके भाई उसको उसको पता नहीं चलेगा कि कैट क्या है, उसके लिए कोई मायने नहीं है कैट के, लेकिन जैसे ही वो पिक्चर देखेगा ना समझ जाएगा। और पिक्चर से भी ज़्यादा जब रियल लाइफ में वो कैट देख लेगा, अपने आसपास रोज गुजरती हुई देखेगा, फिर वो चाहे उसको म्याऊं बोले, बिल्ली बोले या कैट बोले, मतलब ये है कि उसका स्कीमा डेवलप हो गया है। जीन प्याजे इसी को लेकर के बात करता है, यही वो स्कीमा है जिसकी जीन प्याजे बात करता है। इसमें एक और एग्जांपल है, 4+9 = 5 9 है। तो जब हम इसको ना स्टोन्स के थ्रू सिखाएंगे बच्चों को, या लाइव ऑब्जेक्ट्स हैं, पेंसिल्स हैं, बनाना है, ऑरेंज है, 4 बनाना 5 बनाना इक्वल्स टू 9 बनाना, इस तरीके से। अब हमें प्रोसीड करना है कैसे, एनालिसिस से सिंथेसिस की ओर। एनालिसिस मेक्स थिंग्स कंप्रिहेंसिबल एंड सिंथेसिस लेटर ऑन मेक्स देम डिफाइंड डेफिनेट। वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब हमें प्रोसीड करना है होल से पार्ट की ओर। जेस्टॉल्ट साइकोलॉजी जो है वो इसकी सबसे बड़ी हम कह सकते हैं प्रणेता है। जो इस एग्जांपल हम इसमें ले सकते हैं, जैसे पोइट्री सिखानी है बच्चे को, तो हम ये नहीं कर सकते कि पहले हम बच्चों को एक एक पंक्ति सिखाएंगे, फिर उसके बाद एक स्टैंजा पे जाएंगे, देन कंप्लीट पोइम। नहीं, पोइम का मज़ा ही खत्म हो जाएगा, उसका जो लिखने का जो पर्पज़ है ना वही डिफीट हो जाएगा। हमें बच्चे को पोइम एज ए होल सिखानी है। जेस्टॉल्ट साइकोलॉजी यही बोलती है कि भाई हमें क्या करना है, होल से पार्ट की तरफ जाना है। ये नहीं कि पहले पार्ट 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 सिखा दिया और उसके बाद हम होल की बात करेंगे, ऐसा नहीं है। अब प्रोसीड फ्रॉम एम्पिरिकल टू रैशनल की भी इसमें बात की गई है। एम्पिरिकल यानी जो अनुभवजन्य है, और रैशनल यानी कि जो फैक्चुअल है, फैक्ट्स पर बेस्ड है। तो पहले एम्पिरिकल चीज़ें हमने बच्चों को दिखानी है, कि जैसे बादलों से बारिश होती है, तो पहले बादल बच्चा देखेगा ना आसमान में, और उनसे देखेगा कि जब बादल नहीं है तो कोई बारिश नहीं हो रही है, बादल आते हैं उसके बाद बारिश शुरू हो जाती है, तो वो समझ जाएगा। फिर उसको आप टेक्स्ट ये फैक्ट भी बताएंगे ना कि बादल बारिश करते हैं, तो वो बड़े अच्छे से याद कर लेगा, उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन जिस बच्चे को आपने कभी बादल दिखाए ही नहीं, बारिश उसने कभी देखी नहीं लाइफ में, और आप उसको बोलोगे कि आप ये मान लो कि वे बादलों से बारिश होती है, तो संभव नहीं है। इसी तरह से नेक्स्ट है कि हमें प्रोसीड करना है साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल। अब इसमें देखिए बड़ी अच्छी बात जो है वो रूसो ने कही है कि वी नेवर नो हाउ टू पुट आवरसेल्व्स इन द प्लेस ऑफ चिल्ड्रन, वी डू नॉट एंटर इनटू देयर आइडियाज, नोट वी, यहाँ नोट आएगा, नोट वी डिस्क्राइब टू देम आर ओन, ठीक है। बट आएगा, सॉरी बट, ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा है रूसो ने कि वी नेवर नो, हमें कभी पता नहीं चलता है टू पुट आर सेल इन प्लेस ऑफ चिल्ड्रन, कि कैसे हम बच्चों के स्तर तक जाएं, जिसकी अक्सर बात की जाती है। और एंड वी डू नॉट एंटर इनटू देयर आइडियाज, और हम कभी उनके विचारों तक पहुंच ही नहीं पाते हैं, उनके मन में क्या चला हुआ है, क्या भाव है, क्या विचार है, वो उसको हम समझ ही नहीं पाते हैं। बट वी डिस्क्राइब टू देम अवर ओन, लेकिन इसके उलट हम क्या करते हैं, उनको अपने विचारों को थोपते हैं, उनको डिस्क्राइब करते हैं। तो ये चीज़ जो है वो रूसो ने हमें बताई है कि हमें साइकोलॉजिकली, यानी कि बच्चे के, ये नहीं कि हमने ये तो सेलेक्ट कर लिया कि कंटेंट कौन सा सिखाना है, मीडियम क्या होगा उस कंटेंट को सिखाने का, टीएलएम क्या होगा उसको सिखाने का, बड़ी सारी चीज़ें हमने सजा ली, लेसन प्लान हमने बना लिया, टीचर डायरी हमने बना ली, सब कुछ हो गया। लेकिन अगर बच्चे के साइकोलॉजिकली हम नहीं चलेंगे, बच्चे के
स्तर तक हम नहीं जाएंगे तो मुझे लगता है कि फिर हमें थोड़ा सा दिक्कत जो है वो उसमें जो हमारे लर्निंग आउटकम्स हैं, जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनको अचीव करने में आने वाली है। ये थोड़ा सा जेस्टॉल्ट की मैंने अभी बात की थी आपसे, वही है कि होल इज डिफरेंट देन द सम ऑफ इट्स पार्ट। ये होल है, ठीक है, और ये इसके पार्ट्स हैं। तो देखिए होल जो है ना वो इनके सम का डिफरेंट है। इस पिक्चर में बड़ी अच्छी तरीके से आप क्लियरली इसमें दिखाया गया है, आप देख भी सकते हैं और कहीं ना कहीं आप इसको रिलेट भी कर पा रहे होंगे। तो दिस वाज द मीनिंग टू इंसर्ट दिस पिक्चर और दिस इन्फोग्राफिक इन दिस पर्टिकुलर slide. Okay, I think this is it. सो थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस हियरिंग। थोड़ी वीडियो लंबी हुई है लेकिन लास्ट टॉपिक था और लंबा टॉपिक था, इंपॉर्टेंट टॉपिक था एग्जामिनेशन एंड जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज का होम टेकिंग मैसेज, डोंट वेट फॉर अपॉर्चुनिटी, क्रिएट इट। ठीक है, तो आपके सामने अपॉर्चुनिटी है, यू कैन लर्न दिस चैप्टर फ्रॉम दिस स्लाइड, और देर आर सो मेनी अदर स्लाइड्स एज वेल अवेलेबल ऑन द प्लेटफॉर्म्स लाइक यूट्यूब एंड गूगल, यू नो। तो आपको अच्छा लगा हो, एक्सप्लेनेशन करने की मैंने कोशिश की है, अपने अनुभवों को इसमें डालने की कोशिश की है, उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच। फिर अगली किसी सीरीज़ में आपसे मुलाकात होगी, और अगली सीरीज़ जो है वो चाइल्डहुड एंड डेवलपमेंटल ईयर्स पर मैं बनाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच।